चांदपुर गांव पहाड़ी के नीचे तलहटी में बसा था। वैसे तो वहाँ मौसम बहुत सुहाना रहता था, लेकिन मई जून के महीने में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी। चांदपुर में रहने वाले कन्हैया लाल को इन्हीं गर्मियों का इंतजार रहता था। कन्हैया लाल का परिवार बहुत स्वादिष्ट जूस और आइसक्रीम बनाया करते थे। उनकी फैक्ट्री में बनाया गया जूस और आइसक्रीम काफ़ी सेहतमंद और स्वादिष्ट हुआ करता था, क्योंकि वे उसको बनाने में कोई मिलावटी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे। गर्मियाँ शुरू होते ही कन्हैया लाल अपनी फैक्ट्री में जाकर अपने मजदूर साथियों से कहता है, अरे अरे चलो भाई, काम पे लगने के दिन आ गए हैं। अरे रामू कहाँ हो भाई, हो गई सारी मशीनें तैयार? जी सेठ जी, मशीनें भी तैयार हैं और हम भी तैयार हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। अरे अरे वो तो ठीक है रामू, लेकिन जगन कहाँ रह गया भाई, वो दिखाई नहीं दे रहा। जगन कई सालों से कन्हैया लाल की फैक्ट्री में काम किया करता था। उसका काम आइसक्रीम और जूस को लेकर शहर और गांव की दुकानों में सप्लाई करने का था। कन्हैया लाल जी जगन पर बहुत विश्वास किया करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने दोस्त मगन के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। अरे जगन, समझ में आ गया ना मेरी बात, क्या करना है? बस यही 2 महीने हैं, खूब माल बनाएंगे हम। अरे मगन वो तो ठीक है, लेकिन हम ये काम करेंगे कैसे भाई? तो चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मगन जगन को लेकर गांव से दूर एक खेत में लेकर जाता है। वहाँ एक मकान के अंदर उसने जूस की पैकिंग करने की मशीनें लगा रखी थी। जगन वहाँ जूस की पैकिंग करने वाली मशीनें और कन्हैया लाल जी की तरह ही के जूस के खाली रैपर और पैकेट देखकर हैरान रह जाता है। अरे मगन, ये क्या है भाई? अरे जगन, यही तो है हमारी कमाई का साधन। तू बस एक काम किया कर, शहर वाली सप्लाई ले जाने से पहले गाड़ी यहाँ लेके आया कर। बस ये समझ ले कि हम कन्हैया लाल के 2 जूस के पैकेट के 10 पैकेट बनाकर बेचा करेंगे और खूब माल कमाएंगे। ओ भैया, कहते हैं ना, नाम ही तो बिकता है। जगन मगन की बातों में आ जाता है और जगन वैसा ही करता है। वो गांव की दुकानों में तो ओरिजिनल माल बेचता है, लेकिन शहर ले जाने वाली सप्लाई में अपना नकली माल रखकर साथ बेचता था, जिससे उनकी खूब कमाई होने लगी। और इस बात की कन्हैया लाल को कानों कान खबर नहीं हुई। एक दिन कन्हैया लाल का बेटा सूरज अपने दोस्तों से मिलने शहर जाता है और वहाँ पर अपने पिताजी की फैक्ट्री का जूस देखकर हैरान हो जाता है। सूरज बड़े ही शौक से अपनी फैक्ट्री का बना जूस अपने दोस्तों को पिलाता है, लेकिन जूस पीने के बाद उसे लगता है कि इसका स्वाद तो हमारी फैक्ट्री में बने जूस जैसा बिल्कुल नहीं है। वो खाली पैकेट और कुछ जूस और आइसक्रीम लेकर अपने घर जाता है और अपने पिताजी को सारी बात बताता है। कन्हैया लाल भी सूरज द्वारा लाए गए जूस और आइसक्रीम को खाकर देखते हैं। उनका शक यकीन में बदल जाता है। कन्हैया लाल एक दिन जगन का पीछा करते हैं और वो जगन और मगन को गांव के बाहर वाली नकली मिलावटी जूस की फैक्ट्री में रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। जगन उनसे माफी मांगता है, लेकिन कन्हैया लाल पुलिस बुला लेते हैं। पुलिस जगन और मगन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और गांव और शहर में फिर से कन्हैया लाल जी की फैक्ट्री का ओरिजिनल जूस और आइसक्रीम बिकने लगती है, जिसे खाकर सभी लोग गर्मी में ठंडक का एहसास लेते हैं। मिट्टी की मुर्गी, सोने का अंडा। रत्ना एक दिन जिद करती है, पैसे जमा करने के लिए एक गुल्लक चाहिए। पिताजी पिताजी, आज घर आते हुए मेरे लिए गुल्लक ला दो ना, मेरे पास एक भी गुल्लक नहीं है। अपने जन्मदिन के दिन मैं उसे फोड़ूंगी, उसमें ढेर सारे पैसे निकलेंगे। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सुंदर गुल्लक है। वो चौराहे पर ना बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाने और गुल्लक बनाने वाला बैठता है। पिताजी, आप मेरे लिए ला दोगे ना? बहुत शैतान हो गई है, अभी से इस उम्र में पैसा जमा करेगी क्या? ठीक है, शाम को आते हुए ले आऊंगा। रत्ना के पिताजी एक बहुत बड़े सुनार थे। वो घर आते समय शाम को बहुत सारा सोना घर ले आया करते थे। एक दिन उनके पास एक ग्राहक के अंडे बने हुए रखे थे, जो कि सोने के थे। इन अंडों को घर ले चलता हूँ, इस तरह दुकान पर छोड़ना ठीक नहीं, आजकल बहुत चोरी हो रही है। सेठ अंडे अपने थैले में डालकर घर की तरफ आ रहा था। सेठ को याद आता है कि रत्ना ने एक गुल्लक मंगवाई है। ओहो, याद आया, चलो
रत्ना के लिए कुछ ले ही लेता हूँ। वो रत्ना के लिए गुल्लक वाले से एक मिट्टी की मुर्गी ले लेता है जिसमें पैसे जमा करने के लिए गोल छेद बना हुआ था। सेठ उन मिट्टी की मूर्तियों में कमियां निकाल रहा था। अरे कोई भी अच्छी नहीं है, इसकी नाक बड़ी है, अरे इसकी आँख तो बिल्कुल बेकार है, ये रंग अच्छा नहीं है, हाँ ये ठीक लगती है। जब वो एक सही मुर्गी तलाश कर रहा था, अचानक उसके थैले से एक सोने का अंडा निकलकर मिट्टी की मुर्गी के अंदर चला जाता है। सेठ को इस बात का पता भी नहीं चलता और वो मिट्टी की मुर्गी उठाकर पैसे देकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे पिताजी मेरे लिए ले आए, पिताजी मेरे लिए ले आए छोटी सी प्यारी सी गुल्लक। रत्ना गुल्लक को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन अगले दिन जब सेठ ने अंडों को गिना तो उसे एक अंडा कम मिला। हाय राम, मैं ग्राहक को क्या जवाब दूंगा, मेरा अंडा कहाँ गया? सेठ पूरे घर में तलाश करता है। तभी सेठ को याद आता है कि कल वापसी में लौटते हुए उसने गुल्लक खरीदी थी। वो फटाफट जाकर रत्ना की गुल्लक को देखते हैं। अरे रत्ना बेटा, जरा अपनी गुल्लक तो देना। जल्दबाजी में गुल्लक नीचे गिर जाती है और फूट जाती है। रत्ना जोर जोर से रोने लगती है। मेरी गुल्लक, पिताजी ने मेरी गुल्लक तोड़ दी। अरे रत्ना चुप हो जा बेटा। सेठ खुश हो जाता है क्योंकि गुल्लक के अंदर उसे सोने का अंडा मिल जाता है। शुक्र है भगवान का, नहीं तो आज मेरी जान नहीं बचती बेटा। चल, मैं तुझे अभी एक नहीं 2 गुल्लक खरीद कर दूंगा। हाँ चल चल। पक्का? हाँ हाँ बेटा चलो। रत्ना अपने पिता के साथ गुल्लक की दुकान पर जाती है और 2 मिट्टी की फिर से गुल्लक ले आती है और अपने पिता से कहती है, क्या ये वाली गुल्लक भी सोने का अंडा देगी पिताजी? रत्ना की बातें सुनकर उसके माता पिता जोर जोर से हंसने लगते हैं। सूरजपुर नाम का एक गांव में संजय करके एक आदमी था। उसको देखकर सभी लोग बहुत हंसते थे और चिढ़ाते थे क्योंकि उसको बिल्कुल मूंछ ही नहीं थे। संजय इसीलिए हर वक्त बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह अपने दादाजी के घर आए, तभी उसके दादाजी ने पूछे, अरे बिटुआ, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो? दादाजी, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मेरा मूंछ ही नहीं है। आप ही मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं? अरे संजय बेटा, तुम एक काम करो, जाकर उस अलमारी में से एक तेल का डब्बा लेकर आना। ये एक जादुई तेल है, तुम इस तेल से रोज तुम्हारे मूंछों पे लगाना, फिर देखना कमाल। कुछ दिन संजय ने जैसा ही अपने दादाजी बोले वैसा ही किया। एक दिन वह जब अपने नींद से उठा, तभी वह आईने में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसके मूंछ बहुत बड़े हो चुके थे और बहुत मजबूत भी थे। जब वह गांव में बाहर गया, सभी लोग उसके लंबे मूंछों को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उसने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखता है। इस साल के मूंछों की प्रतियोगिता सूरजपुर में ही आयोजन कर रहे हैं। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उनका नाम और फोटो हमारे ऑफिस में भेजिए। तभी संजय तुरंत उसके मूंछों के साथ एक फोटो और उसके नाम लिखकर भेजता है। आखिर में मूंछों की प्रतियोगिता का दिन आ ही जाता है। दूर दूर से लोग बड़े बड़े मूंछ लेकर सूरजपुर में आ जाते हैं। उस प्रतियोगिता में सभी अपने मूंछों पर बड़े से बड़ा चीज लगाकर बिना गिरे दिखाना है। पहले एक आदमी आया और 2 नींबू लगाकर दिखाया। फिर और एक आदमी आया और उसके बड़े मूंछों पर 2 केले लगाकर दिखाया। सभी लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक आदमी आया, उसने 2 पपीता लगाकर दिखाया। और बाद में संजय आया, उसने 2 बड़े बड़े तरबूज दोनों तरफ लगा के दिखाया। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। उस तरह संजय को पहला प्राइज मिल जाता है और साथ ही उसको 1 लाख रुपए भी मिलता है। संजय खुश होकर सबको ये बात बताता है। अरे देखो गांव वालों, मुझे सभी चिढ़ाते थे ना कि मुझे मूंछें नहीं है, अभी देखो मूंछों की कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है। लेकिन ये देखकर संजय का दोस्त बलवीर को अच्छा नहीं लगा। इसके बारे में कुछ करना चाहा।
इसीलिए रात के समय बलवीर धीरे धीरे से संजय के घर एक कैंची लेकर जाता है। संजय को सोता हुआ देख उसके मूंछों को काटना चाहा, लेकिन उसको पता नहीं है संजय उसका रखवाली के लिए एक कुत्ता पालना शुरू किया। जैसे ही बलवीर संजय के पास गया, तुरंत कुत्ता बलवीर को काट देता है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कुत्ते ने काट लिया है मुझे। चिल्लाने की आवाज सुनकर संजय और उसके दादाजी उठकर बलवीर को बहुत पीटते हैं और बलवीर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब से संजय लंबे मूंछों वाले के नाम से मशहूर हो गया।